में पूछे जाते हैं, यानी कि स्टील इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे इंटरव्यू होता है और बहुत सारे स्किल टेस्ट होते हैं और बहुत सारे सेल के एग्ज़ाम होते हैं, या तो आपको वाइवा में एग्ज़ाम देने जाते हैं कॉलेज में। तो ये सब क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो कि नॉन फेरस इंडस्ट्री के लिए है, यानी कि फेरस और नॉन फेरस ये दो टाइप के इंडस्ट्रीज़ रहते हैं स्टील इंडस्ट्रीज़ में। स्टील इंडस्ट्रीज़ में पहला फेरस बोला जाता है स्टील प्लांट, यानी कि जहाँ पे आयरन का प्रोडक्शन होता है, यानी कि आयरन का मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो दोस्तों ये है आया फेरस इंडस्ट्रीज़। और नॉन फेरस इंडस्ट्रीज़ मीन्स यहाँ पे कॉपर है, एल्यूमिनियम है और जिंक है, लेड है, निकल है, यानी कि ऐसे बहुत सारे जो कि नॉन फेरस यानी कि जिसमें आयरन परसेंटेज नहीं रहता है, आयरन नहीं रहता है, उसको क्या बोलते हैं नॉन फेरस। यानी कि नॉन फेरस इंडस्ट्रीज़ में आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो कौन सी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, तो आपको कैसा आंसर देना है और कौन सा क्वेश्चन जो हाई इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जानना ज़रूरी है अगर आप नॉन फेरस इंडस्ट्रीज़ में इंटरव्यू देने जा रहे हैं या नॉन फेरस सब्जेक्ट का आप इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा जो बनता है जो कि नॉन फेरस इंडस्ट्रीज़ है द डिफरेंट बिटवीन एल्यूमिना एंड बॉक्साइट। तो दोस्तों मैंने आपको पहले से बता दिया था कि एल्यूमिनियम है, लेड है, टिन है और कॉपर है, ये सब क्या है नॉन फेरस है। तो नॉन फेरस एक्सट्रैक्शन में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम और बॉक्साइट क्या है। तो बॉक्साइट क्या है दोस्तों, बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम और है, यानी कि जो एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग जो और यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बॉक्साइट। यानी कि जो बॉक्साइट है वो हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है और बॉक्साइट का हम लोग यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए। तो एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए जो बॉक्साइट यूज़ किया जाता है उसका फॉर्मूला रहता है दोस्तों Al2O3 into 3H2O, यानी कि ये जो बॉक्साइड है उसका फॉर्मूला ये आता है Al2O3 3H2O। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं नॉन फेरस एल्यूमिनियम। यानी कि ये जो है वो एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन के क्या बोलते हैं, कौन सा बेयर प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं हम, इसीलिए हम लोग और अभी देखते हैं डिस्कस करते हैं कि जो बॉक्साइड है वो बॉक्साइड और एल्यूमिना में क्या डिफरेंस है। जो बॉक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3 3H2O, ही इसमें से Al2O3 के हमको क्या करना है, बाहर निकालना है, इसी को बोला जाता है Al2O3 एल्यूमिना इसी को बोला जाता है जो कि Al2O3 रहता है। यानी कि हम लोग वाटर का जो अमाउंट है उसको निकालने के बाद जो एल्यूमिना ऑक्साइड बनता है उसको क्या बनते हैं एल्यूमिना, जिसको हम लोग एक्सट्रैक्शन के लिए भेज देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बोलते हैं, जो कि एल्यूमिनियम को क्या करता है 99.99% क्या करता है रिड्यूस कर देता है और हमें ये प्योर और एल्यूमिनियम क्या मिलता है, मिल जाता है हमें इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए या फिर अदर एप्लीकेशन के लिए। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है वाई एल्यूमिनियम इज़ नॉट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एल्यूमिना बाय द पायरोमेटलर्जिकल ऑपरेशन। यानी कि जो एल्यूमिनियम है उसको एक्सट्रैक्शन नहीं करते हैं एल्यूमिना से, पायरोमेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन। यानी कि जो दोस्तों आपको अभी पहले ही बताया था एल्यूमिना का फॉर्मूला होता है Al2O3 को हम लोग क्या करना है, एल्यूमिनियम को क्या करना है, हमको बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का हमको क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। जहाँ पे एक कंटेनर रहेंगे, कंटेनर में हम लोग बाद में क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड और रहेगा वो उसमें क्या रहेगा, एल्यूमिना का हम लोग क्या है सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मल्टीमीटर है वो जो है यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा और यहाँ पे सॉल्वेंट है जो कि एनोड की ओर क्या करेगा, एल्यूमिनियम जाके चिपक जाएगा, यानी कि लैपिंग हो जाएगा। इस लैपिंग को निकाल के हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए एल्यूमिना को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का यूज़ करना पड़ता है। इसीलिए हमें क्या करना है, पायरोमेटलर्जिकल प्रोसेस को यूज़ नहीं करना है। पायरोमेटलर्जिकल प्रोसेस कहाँ भी यूज़ होगा, बॉक्साइड से एल्यूमिना बनाने में,
और एल्यूमिना को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस का यूज़ होता है। इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइटिक यूज़ मेथड का यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन के लिए, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के लिए। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन बनता है कि वो हाउ एल्यूमिनियम प्यूरीफाई बाय एक्सट्रैक्शन, यानी कि कितना परसेंट एल्यूमिनियम जो है वो प्यूरीफाई हो जाता है, कितना परसेंट हमें एल्यूमिनियम जो है वो मिलता है प्यूरीफाई करने के बाद। तो दोस्तों आपको बता दें कि 99.99% का क्या मिलता है, हमें प्यूरीफाई मिलता है जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्ट करते हैं, किससे, एल्यूमिना से। तो एल्यूमिना को एल्यूमिनियम में बदलने के लिए 99.99% का हमें क्या मिलता है, एल्यूमिनियम मिल जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बनता है, आप ए आंसर दे सकते हैं, तो आपका आंसर 99.9% क्या रहेगा, सही रहेगा, क्योंकि इतना ही परसेंट हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से एल्यूमिनियम मिलता है। तो आपका आंसर सही रहेगा। आप कोई भी इंटरव्यू में आंसर प्रॉपरली दे सकते हैं और आपका आंसर सही रहेगा, कोई डिफिकल्ट नहीं रहेगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन बनता है जो कि नॉन फेरस इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। हम लोग अभी और भी क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू मीन बाय मेक कॉपर मैट इन ए कॉपर एक्सट्रैक्शन, यानी कि कॉपर मैट का यूज़ एक्सट्रैक्शन, कॉपर के एक्सट्रैक्शन में क्यों यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए पायरोमेटलर्जिकल प्रोसेस है वो, जो कि कॉपर का ओर को क्या करता है, वो कॉपर मैट में कन्वर्ट करता है। कॉपर मैट को हमें क्या करना पड़ेगा, और रिफाइनिंग करना पड़ेगा, जिससे कि उसका प्योरिटी क्या हो, ज़्यादा हो सके, यानी कि 99.99% का क्या बड़े कॉपर का एक्सट्रैक्शन मिल सके। इसीलिए हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, जो कॉपर मैट है उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के मेथड से। इसीलिए हम कॉपर मैट का यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ ब्लिस्टर कॉपर, यही क्वेश्चन है जो कि कॉपर क्या है, नॉन फेरस क्वेश्चन है, जो कि नॉन फेरस मेटलर्जी में हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है ब्लिस्टर कॉपर। तो दोस्तों आपको जैसा कि आप नाम से ही पता चल रहा है ब्लिस्टर कॉपर, यानी कि ये जो रहेगा वो क्या रहेगा, ब्लिस्टर फॉर्म में रहेगा, यानी कि केक के फॉर्म में रहेगा या तो फिर बिस्किट के फॉर्म में रहेगा। जब हम लोग एल्यूमिनियम कॉपर बनाते हैं तो कॉपर क्या रहता है, हमें स्टोर करना रहता है। तो स्टोर जो रहता है सोने का, अपने एक कॉपर का बिस्किट रहेगा, तो वैसे बिस्किट के फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, बड़ा सा हम लोग कॉपर को एक्सट्रैक्ट करके कंबाइंड फॉर्म में रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बनता है, टेल टू इम्पोर्टेंट एलॉय ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम ईच, यानी कि एल्यूमिनियम और कॉपर का आपको क्या बनना है, एलॉय का आपको क्या करना है, एग्जाम्पल देना है या तो आपको बताना है। ऐसा क्वेश्चन आता है तो दोस्तों आपको बहुत ही सिंपली ब्रास और ब्रॉन्ज को बता देना है कॉपर के एलॉय के फॉर्म में, यानी कि कॉपर का एलॉय कौन कौन सा है, जो मेनली दो यूज़ होता है, वो है ब्रास है और ब्रॉन्ज है। और ये जो एल्यूमिनियम का अलॉय है वो है अलॉय ब्रॉन्ज, यानी कि जिसमें एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, यानी कि जिसमें कॉपर रहता है और एल्यूमिनियम रहता है 10% और 90% क्या रहता है, कॉपर। इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, जिसका हम क्या करते हैं, कॉपर एलॉय के फॉर्म में, एल्यूमिनियम एलॉय के फॉर्म में क्या करते हैं दोस्तों, यूज़ करते हैं। और 3003 एल्यूमिनियम, ये जो स्टील का एक ग्रेड है जो कि क्या है, अलॉय है, एल्यूमिनियम का अलॉय है। इस अलॉय को हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं दोस्तों, कॉपर अलॉय के फॉर्म में यूज़ करते हैं, जो कि मोस्टली यूज़ होता है बहुत सारे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में, यानी कि हीटिंग प्रोसेस में जहाँ पे हमें हाई टेम्परेचर का ज़रूरत रहता है, वहाँ पे क्या होता है 303 एल्यूमिनियम का हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम अलॉय के फॉर्म में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या बन के आता है, हमारा क्वेश्चन बनता है व्हाट आर देयर यूज़, यानी कि उसका एप्लीकेशन क्या है। तो मैंने आपको पहले से बता दिया दोस्तों, जो को ब्रास और ब्रॉन्ज है उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कॉपर मेट को बनाने के लिए, यानी कि ब्रास जो जिसका है वो उसको हम लोग बर्तन बनाने में यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई स्ट्रक्चर बनाने में यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखा होगा, वो किसका बना है, ब्रास का ही बना हुआ है, यानी कि वो जो पूरा मटेरियल है वो कॉपर और जिंक का ही मटेरियल है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, ब्रास का मटेरियल
मटेरियल बनाने में यूज़ किया जा सकता है या फिर कोई स्ट्रक्चर बनाने में यूज़ किया जा सकता है। उसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन बनता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आपको बता दिया है कि A303 एल्यूमिनियम का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में यूज़ करते हैं हायर टेम्परेचर के लिए। उसी प्रकार एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज का जो है लो वेट, यानी कि कॉपर का वेट ज़्यादा रहता है और उसको लो बनाने के लिए क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का ऐड कर देते हैं और इस प्रकार जो बना मटेरियल रहता है वो बहुत ही हाईली प्रॉपर्टीबल रहता है, जिसका प्रॉपर्टी का यूज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप का यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप की ग्रेड हमको क्या कर सकते हैं दोस्तों बना सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो कि आपको नॉन इंडस्ट्रियल यानी कि जो नॉन फेरस है वहाँ पे पूछा जाएगा, तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आपको आंसर कैसे देना है और कौन सा आंसर देना है आपको अच्छी तरीके से पता रहना चाहिए। आपको मैं आंसर का तरीका बता रहा हूँ कि दोस्तों आंसर किस तरह से आपको देना है। आपका इंटरव्यू हुआ या फिर कोई क्वेश्चन पूछा रहेगा तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग, यानी कि जो है प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग है वो कैसे होता है, आपको सबसे पहले उसको समझना पड़ेगा। प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं एज हार्डनिंग। एज हार्डनिंग में दोस्तों हम लोग सबसे पहले जो मटेरियल रहता है मटेरियल को क्या करते हैं, हम लोग हीट करते हैं, यानी कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे हीट करेंगे। उसके बाद उसको क्या करेंगे, वाटर क्वेंच करेंगे या तो फिर ऑयल क्वेंच करेंगे, जिससे उसका क्या है कूलिंग रेट फास्ट हो जाएगा और मार्टेन स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों मिल जाएगा। फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा होल्ड करके रखेंगे, यानी ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद फिर से उसको थोड़ा सा 700 डिग्री के आसपास उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे और स्लोली क्या करेंगे, ग्लोल करेंगे। तो ये हुआ हमारा क्वेंच, ये हुआ रिक्रिस्टलाइजेशन, सॉलिडिफिकेशन और ये हुआ एजिंग। यहाँ के दोस्तों ये इसको बोलते हैं एजिंग और यहाँ के बोलते हैं क्वेंचिंग। तो ये क्वेंचिंग करने के बाद जो मार्टेनसाइट बनता है, मार्टेनसाइट बनने के बाद जो दोस्तों मार्टेनसाइट को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और हीट करते हैं, जिसको मतलब टेम्परिंग भी बोल सकते हैं या एजिंग बोलते हैं, जो कि ड्यूरेलुमिन अलॉय है उसके लिए मोस्टली ज़्यादा यूज़ होता है। प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग जो कि एज हार्डनिंग भी बोला जा सकता है। तो दोस्तों आप ऐसा करके बता सकते हैं कि जो एज हार्डनिंग और प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग है ड्यूरेलुमिन अलॉय के लिए यूज़ किया जाता है और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, पहले क्वेंचिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, ताकि उसका जो ब्रिटलनेस है और डक्टिलिटी है वो क्या हो दोस्तों इम्प्रूव हो सके और हमारा टफनेस है वो इंक्रीज़ हो सके। इसलिए टफनेस बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों, प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग प्रोसेस का हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, यूज़ कर सकते हैं। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग विथ एन एग्जांपल। इसको आपको फिजिकल मेटलर्जी में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है दोस्तों। ये जो ड्यूरेलुमिन है वो पहले से हीट करेंगे रिक्रिस्टलाइजेशन पे, उसके बाद क्वेंचिंग करेंगे, क्वेंचिंग करने के बाद दूसरा रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, इसके बाद कूलिंग करेंगे। इसको बोलेंगे एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग ड्यूरेलुमिन का यूज़ कर सकते हैं। ड्यूरेलुमिन जो है वो अलॉय है, कॉपर का अलॉय है, जिसमें बहुत सारे अमाउंट में बहुत सारे मेटल्स का यूज़ और करते हैं। उसमें एल्यूमिनियम रहता है, जिंक रहता है, निकल रहता है, क्रोमियम, बहुत सारे मटेरियल का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, एक अलॉय बनाते हैं जिसको बोलते हैं ड्यूरेलुमिन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा जो बनता है जो कि नॉन फेरस इंडस्ट्री से है, आपको क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं या तो फिर आपको नॉन फेरस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या फिर कोई भी पूछे आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको पूछे जा सकते हैं, तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ द इंटरस्टियल सॉलिड सॉल्यूशन, यानी कि इंटरस्टियल सॉलिड सॉल्यूशन क्या है। तो इंटरस्टियल सॉलिड सॉल्यूशन दोस्तों जिसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर रहते हैं, आपको पता होगा आप मेटलर्जिस्ट होंगे, तो जो स्ट्रक्चर रहता है वो स्ट्रक्चर के बीच में एक पॉइंट जो है ना कार्बन का आ जाता है, ऐसा बीच में पॉइंट जो है कार्बन का आ जाएगा, उसको क्या होता है इंटरस्टियल सॉलिड सॉल्यूशन, यानी कि जो बीच में कार्बन का परसेंटेज आ जा रहा है, यानी कि एज हार्डनिंग करने के बाद उसको क्या बोलेंगे, ये इंटरस्टियल सॉलिड सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, इंटरस्टियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो 11 नंबर का क्वेश्चन है। हमारा वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है क्योंकि हमारे पास 25 क्वेश्चन है। ये 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा। हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में आंसर के बारे में समझाएंगे जो कि आपको बहुत ही यूज़फुल होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ब्रास और ब्रॉन्ज सॉलिड सॉल्यूशन, यानी कि जो ब्रास और ब्रॉन्ज है उसका सॉलिड सॉल्यूशन क्या है।
तो दोस्तों ब्रास और ब्रॉन्ज का जो सॉलिड सॉल्यूशन है वो है, जो ब्रास में रहता है, ब्रास में क्या क्या रहेगा दोस्तों, ब्रास में रहेगा कॉपर रहेगा और उसमें क्या रहेगा, जिंक रहेगा। तो वो ब्रास कैसे बनेगा, ब्रास कॉपर और जिंक से मिलकर क्या बनेगा, ब्रास बनेगा। और ब्रॉन्ज जो रहेगा कॉपर और टिन से मिलकर बनेगा, यानी कि सॉलिड सॉल्यूशन में कॉपर का जो अमाउंट है वो ज़्यादा रहेगा और जिंक और टिन का अमाउंट जो है वो कम रहेगा। इस प्रकार सॉलिड सॉल्यूशन में देखा जाए तो BCC स्ट्रक्चर बनने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। तो यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूशन कैसा रहेगा, यहाँ पे कॉपर का भी रहेगा, कॉपर, और यहाँ पे भी रहेगा क्या रहेगा, जिंक रहेगा और टिन का रहेगा। तो इस प्रकार इसका क्या बनाता है, इनकी सॉलिड सॉल्यूशन बना जाता है। क्योंकि सॉलिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मेटल के फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, ब्रास और ब्रॉन्ज दोनों, इसीलिए इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल सॉलिड सॉल्यूशन। विच प्रोसेस है साउटेबल फॉर द ड्राइविंग कॉपर वायर फ्रॉम इट्स बिलेड, यानी कि कौन सा प्रोसेस का हम लोग यूज़ करें जिससे हमें कॉपर का वायर फॉर्म में यूज़ करना है। तो दोस्तों आप लोग मेटलर्जिस्ट हैं तो आपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो पढ़ा ही होगा, उसमें हमारे एक चैप्टर रहता है कि वायर ड्राइविंग, यानी कि वायर का हम लोग क्या करेंगे, ड्राइविंग करेंगे। तो वायर ड्राइविंग जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो कॉपर का है वो कॉपर को वायर के फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करने में यूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रीहीटिंग फर्नेस का पहले यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि रीहीटिंग फर्नेस में दोस्तों हम लोग उसको रीहीट करेंगे, रीहीट करने के बाद उसको क्या करेंगे, उसको वायर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि उसका डक्टिलिटी बढ़ जाएगा। डक्टिलिटी बढ़ने के बाद दोस्तों हम उसको वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं रीड्राइविंग प्रोसेस का यूज़ करके। तो दोस्तों इस रीड्राइविंग प्रोसेस का यूज़ करके वायर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और कॉपर का वायर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के प्रोड्यूस करने में या इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी के रूप में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ द कोरोडेड मोर कॉपर और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और कॉपर किसमें ज़्यादा कोरोजन होगा। तो दोस्तों कॉपर जो रहता है वो है कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, यानी कि उसका हाई जो रहता है वो क्या बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रह जाता है, कोरोजन रेजिस्टेंस भी हाई हो जाता है और हीट रेजिस्टेंस भी हाई होता है। इसलिए कॉपर का यूज़ बहुत सारी जगह में यूज़ किया जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम जो है वो सेक्शन वर्क में यूज़ होता है। क्यों, क्योंकि उसमें जंग नहीं लगता है। तो सबसे पहला कॉपर में एक बार उसमें आयरन का अलॉय मिक्स होने के कारण जंग लग सकता है, या फिर H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्ट करने के बाद बहुत सारे जंग जैसे रस्ट उसमें बन सकते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो जो एल्यूमिनियम है वो बेस्ट रहेगा कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा जो बन के आता है वो क्या आता है, व्हाट इज़ द फ्लोटिंग एजेंट इन फोर फ्लोरेसेंट प्रोसेस। तो फ्लोटिंग एजेंट जो रहता है H2SO4 और HCl, ये दोनों हम लोग क्या करते हैं, फ्लोटिंग एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं एज अ फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में। तो दोस्तों अभी अगला क्वेश्चन हमारा बन के क्या आता है, जो फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में आपको बता देंगे कि कौन सा दो एजेंट यूज़ करते हैं, H2SO4 और HCl, ये दो क्या है यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है वाई फ्लैश स्मेल्टिंग प्रोसेस इज सुपीरियर टू कन्वर्ट स्मेल्टिंग प्रोसेस, यानी कि स्मेल्टिंग प्रोसेस वो सुपीरियर क्यों है जो कन्वर्जन स्मेल्टिंग प्रोसेस है। तो दोस्तों स्मेल्टिंग किसी भी आपको कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो या फिर जिंक हो, निकल हो, किसी को भी एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसको क्या बनेगा, स्मेल्ट करना पड़ेगा, यानी कि उसको थोड़ा सा तो मेल्ट करना पड़ेगा ताकि उसका हम लोग क्या करें, प्यूरीफाई कर सके। और जो हमें एक्सट्रैक्ट प्रोसेस है उसका हम लोग क्या कर सकें दोस्तों, उसको हम बढ़ा सकें। तो स्मेल्टिंग प्रोसेस में क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम लोग स्मेल्टर का यूज़ करना एक्सट्रैक्शन के यूज़ करने के लिए। तो दोस्तों ऐसा ही बने रहिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है लेकिन वीडियो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको मेटलर्जिस्ट के बारे में क्वेश्चन आंसर जानने के बारे में और कैसा आपको आंसर करना है, तो आपको नॉलेजेबल रहेगा कि आप नॉलेज में रहेंगे तभी आप आंसर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो में बने रहेगा। वीडियो थोड़ा लेंथी हो जा रहा है, आपको भी बोर लग रहा होगा, लेकिन बोर नहीं लगेगा क्योंकि आपको थोड़ा तो नॉलेज मिल रहा होगा मेरी वीडियो से। अगर वीडियो नॉलेज मिल रहा है तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि आपको मेटलर्जिस्ट है। और अगला क्वेश्चन है, व्हाट
मेथड बाय विच प्रोड्यूस्ड स्टील इन इंडियन स्टील प्लांट्स, यानी कि कौन सा डिफरेंट मेथड है जिसको यूज़ करते हैं स्टील मेकिंग प्लांट में। स्टील मेकिंग प्लांट में अगर टाइप्स के फॉर्म में देखा जाए तो मतलब क्रॉस ओवर ये देखा जाए तो हमें 2 टाइप का यूज़ करेंगे, पहला स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए और जो नॉर्मल स्टील बनाने के लिए। तो नॉर्मल स्टील बनाने के लिए ब्लास्ट फर्नेस जो आयरन ओर रहता है उसको मेल्ट करते हैं हम लोग और क्या बनाते हैं पीग आयरन। उसी प्रकार दोस्तों हम लोग क्या करते हैं जो पीग आयरन बनाते हैं बहुत सारे क्या बनता है स्क्रैप बन जाता है। स्क्रैप बनने के बाद जो मटेरियल रहता है उसको क्या करते हैं हम लोग और भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्क्रैप फॉर्म में यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है इलेक्ट्रिक आर्क यानी EAF प्रोसेस का जो क्या करेंगे यूज़ करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों उसको हम लोग स्मेल्टिंग प्रोसेस में लेके जाएंगे, रिफाइनिंग प्रोसेस में लेके जाएंगे, VOD करेंगे, VAD करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हमें मिल जाएगा और नॉर्मल स्टील बनाने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा LD फर्नेस में लेके जाना पड़ेगा, जहाँ पे हम लोग एलॉय का एडिशन करेंगे। एलॉय का एडिशन करेंगे और टेम्परेचर मेंटेन करेंगे 1620 या 1650 के आसपास, ताकि हमारा जो कास्टर में जाने के टाइम है वो लॉस होगा तो भी मेंटेन हो पा जाए। तो दोस्तों ऐसा है हमारा है वो स्टील प्लांट का स्ट्रक्चर रहता है जो हमें प्रो मेथड का यूज़ करते हैं, यानी कि रूटीन। अगर प्रोसेस देखा था जब प्रोसेस बहुत सारे होते हैं दोस्तों, फर्नेस भी बहुत सारे होते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क होता है, कन्वर्टर प्रोसेस होता है, LD प्रोसेस होता है और ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होता है, कोरेज होता है, मिल्ट्रेस होता है, ब्लास्ट होता है, बहुत सारे प्रोसेस होता है। लेकिन जो रूटीन का है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करके आपको बताया है कि एक रूटीन है इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेस का, दूसरा है ब्लास्ट फर्नेस का। ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग आयरन ओर का यूज़ करेंगे और जो है इलेक्ट्रिक आर्क में हम लोग Why do you want to produce steel plant in open hearth process nowadays? मतलब अभी के दिनों में हम लोग ओपन हार्थ प्रोसेस का यूज़ करेंगे तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। ओपन हार्थ प्रोसेस है जो कि बहुत ही एफिशिएंट प्रोसेस है, यानी कि बहुत ही पुराना प्रोसेस है। ओपन हार्थ प्रोसेस है वो ओपन हार्थ प्रोसेस को हम लोग अभी यूज़ नहीं करते, उसकी जगह में हम लोग करते हैं LD प्रोसेस का। लिंच डोनामिनेट का जो प्रोसेस है मेथड एंड टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों आयरन के एक्सट्रैक्शन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं लिंच डोनामिनेट। दूसरा है मेन पॉपुलर प्रोसेस है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं सेकेंडरी स्टील मेकिंग में दोस्तों, वो है कोनार्क, यानी कि कोनार्क में जो रहता है वो इलेक्ट्रिक आर्क भी रहेगा और कन्वर्टर प्रोसेस भी रहेगा। तो इलेक्ट्रिक आर्क जो रहेगा बोथ कन्वर्टर दोनों का मिलकर होता है कोनार्क बना रहता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क भी कन्वर्ट सकते हैं और कन्वर्टर जैसे हम लोग ऑक्सीजन का ब्रोथिंग भी करा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों कोनार्क बेस्ट प्रोसेस रहेगा। हमें जहाँ पे इंडस्ट्री में काम करता हूँ वहाँ पे कोनार्क का ही यूज़ किया जाता है ताकि हमें इलेक्ट्रिक आर्क से हम लोग हीट भी प्रोड्यूस कर सकें और ऑक्सीजन का ब्रोथिंग भी कर सकें, ताकि टेम्परेचर हमारा क्या रहे मेंटेन बन के रहे स्टील के रिफाइनिंग के लिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बन के आता है वो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूअस कास्टिंग प्रोसेस, यानी कि कंटिन्यूअस कास्टिंग प्रोसेस का क्या यूज़ है। CP कंटिन्यूअस कास्टिंग प्रोसेस, यानी कंटिन्यूअस कास्टिंग प्रोसेस दोस्तों आप लोग को पता ही होगा कि BSP में है या बड़े बड़े इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है जो कि फ्लैट और राउंड प्रोडक्ट बनाते हैं, वहाँ पे क्या करता है कंटिन्यूअस कास्टिंग प्रोसेस करता है। कंटिन्यूअस कास्टिंग से दोस्तों हम लोग बिलेट बना सकते हैं, बिलेट बनाएंगे, ब्लूम बनाएंगे और स्लैब बनाएंगे, स्लैब बनाएंगे। ये 3 फॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं कंटिन्यूअस कास्टिंग प्रोसेस में। तो कंटिन्यूअस कास्टिंग प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलते रहता है। हम लोग लैडल से उसको LD प्रोसेस से उसको क्या करें फीडिंग देते रहेंगे स्टील को रिफाइनिंग करके, यानी कि सेकेंडरी स्टील करके। तो दोस्तों कंटिन्यूअस कास्टिंग है ये बेस्ट मेथड है, बेस्ट रहेगा ताकि हम लोग क्या है दोस्तों उसका कंटिन्यूअस कास्टिंग कर सके और मास प्रोडक्शन का यूज़ कर सके। व्हाट आर द डिफरेंट डीगैसिंग टेक्निक, यानी कि दोस्तों अगला क्वेश्चन बनता है डीगैसिंग टेक्निक क्या है। डीगैसिंग टेक्निक जो है वो दोस्तों हम लोग टेक्निक कैसे यूज़ करते हैं डीगैसिंग, यानी कि उसमें जो हाइड्रोजन रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा डीगैसिंग, यानी कि डीगैसिंग में हम लोग हाइड्रोजन रहेगा और ऑक्सीजन रहेगा, ये सबको क्या करेंगे रिमूव करेंगे, नाइट्रोजन को रिमूव करेंगे। इसके लिए हम लोग
ऑक्सीजन का क्या कर सकते हैं ब्लोइंग कराते हैं, जिससे हमारा जो है वो डीगैसिंग प्रोसेस यानी कि वैक्यूम डीगैसिंग प्रोसेस और ये आर्गन का भी हम लोग क्या कर सकते हैं ब्लोइंग कर सकते हैं, जिससे हमारा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिमूव कर सके, ताकि ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ये हमारे स्टील में क्या करते हैं इम्प्योरिटीज़ का काम करता है। इम्प्योरिटीज़ का काम करता है तो इसको हम क्या बनेगा रिमूवल करना पड़ेगा, ताकि हमें बेस्ट क्वालिटी का क्या मिल सके स्टील मिल सके। जो मोस्ट जो है डीगैसिंग प्रोसेस कहाँ पे यूज़ होता है लो कार्बन में, यानी कि जिसमें कार्बन परसेंटेज कम रहेगा वहाँ पे क्या करते हैं डीगैसिंग एक टेक्निक का हम लोग क्या करते हैं यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ VAD प्रोसेस दोस्तों? नॉन इंडस्ट्रियल मेटल्स में नॉन इंडस्ट्रियल में भी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों इंडस्ट्रियल जो स्टील है फेरस नॉन फेरस में भी हम लोग क्या करते हैं फेरस वाला टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का एक्सट्रैक्शन में थोड़ा एक ही रहेगा। दोनों में पैरोमेटलर्जी का हम लोग क्या करेंगे दोस्तों यूज़ करेंगे, दोनों में हम लोग पैरोमेटलर्जी का यूज़ करेंगे और वहाँ पे क्या है एक्सट्रैक्ट का जो है वो पूरा सेम रहेगा और जो रहेगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या मतलब VAD प्रोसेस क्या होता है, यानी कि वैक्यूम आर्क डीगैसिंग वैक्यूम आर्गन डीगैसिंग, यानी कि आर्गन का हम लोग क्या करेंगे इसमें ब्लोइंग कराएंगे, जिससे हमारा जो सेकेंडरी स्टील मेकिंग है कार्बन परसेंटेज है वो क्या है रिड्यूस हो सके और हमें स्टेनलेस स्टील बनाने में VAD यानी कि बहुत ही स्पेशल स्टील बनाने में हम लोग क्या करेंगे VAD प्रोसेस का यूज़ करेंगे। तो VAD प्रोसेस के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, तो आप VAD प्रोसेस को अच्छे से देखिए और अच्छे से समझ लीजिए कि VAD प्रोसेस होता क्या है। मैंने इसमें ओवरव्यू बता दिया है ताकि आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल सके। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बनता है, जो कि 20 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट आर द डिफरेंट मेजर एंड कंसीडर इन जनरल टू अ कॉस्ट कंट्रोल इन इंडस्ट्री, यानी कि कॉस्ट कंट्रोल को कैसे ये कंट्रोल कर सकते हैं हम इंडस्ट्री में। तो दोस्तों कॉस्ट का सबसे पहले है और यानी कि कोई भी एक्सट्रैक्शन मेथड है जो नॉन फेरस है उनको क्या है हमको ओर को बचा के रखना पड़ेगा, ताकि ओर का खपत है मिनिमम, जिसके लिए हम क्या करते हैं सिंटरिंग प्लांट को लगाते हैं, कोक प्लांट को लगाते हैं और फ्यूल जिसका है जिसको फ्यूल को हम लोग क्या करते हैं फ्यूल मतलब हमारे और फ्यूल लोवेस्ट यानी कि लो बजट में मिल जाए तो हमें क्या मिलेगा हाईएस्ट प्रॉफिट मिल सकता है। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं उसका कॉस्ट को कम कर सकते हैं फ्यूल का अच्छा फ्यूल यूज़ करके और अच्छे आयरन ओर या फिर जो कि मिनरल ओर है उसको हम लोग यूज़ करके। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि जो कि नॉन फेरस इंडस्ट्री से है, लेकिन फेरस इंडस्ट्री नॉन फेरस इंडस्ट्री से मिले जुले हैं। VAD प्रोसेस डीगैसिंग प्रोसेस और बहुत सारे प्रोसेस हैं जो कि फेरस और नॉन फेरस दोनों इंडस्ट्री में क्या होते हैं यूज़ होते रहते हैं और यूज़ होते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो कि वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है और हम लोग वीडियो को थोड़ा जल्दी फास्ट मूवमेंट कर लेके जाते हैं ताकि वीडियो और लेंथी ना हो सके, आपको भी बोर लग गया होगा, लेकिन बोर लगने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। नॉलेजेबल वीडियो है, आपको इंटरव्यू में बहुत सारी जगह में काम आएगा, तो आप वीडियो में बने रहिएगा, क्वेश्चन को सुनिए और आंसर को सुनिए और इस प्रकार आपको आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों 23वां नंबर है जो कि क्वेश्चन है कैन यू सजेस्ट अ फ्यू कॉस्ट रिडक्शन मेजरमेंट इन एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, यानी कि कॉस्ट को मेज़र करना। तो आपको इसके पहले बताया था कि आयरन ओर है उसका हमको कॉस्ट कम करना पड़ेगा और फ्यूल का कॉस्ट कम करना पड़ेगा ताकि प्रोसेस हो स्मूथली हो सके। यही दो प्रोसेस है जिसको हम लोग क्या करते हैं बाहर से परचेस करते हैं। तो ये रहा है हमारा, ये दो कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगा तो पूरा इंडस्ट्रियल में तो कंट्रोल हो सकता है। तो दोस्तों 23 नंबर का क्वेश्चन है क्या बनता है व्हाट डू यू मीन बाय साउंड पॉल्यूशन एंड व्हाट मेजर डू यू डिवाइस एंड सजेस्ट यू ईयर इन नॉइस पॉल्यूशन। तो दोस्तों आपको ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता देना है कि जो नॉइस पॉल्यूशन है वो नॉइस पॉल्यूशन इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो रहता है बहुत सारे मोटर लगा रहता है, पंप लगा रहता है और बहुत सारे जो है ऑटोमेशन वो मोटर से रिलेटेड काम रहता है, बहुत सारे टरबाइन से लगे रहते हैं, तो वहाँ पे नॉइस पोल्यूशन रहता है। इस नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सेफ्टी के मेन रूप में क्या करते हैं दोस्तों ईयर प्लग
ईयर प्लग का हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, यूज़ कर सकते हैं, जो कि कान में लगाए जाते हैं। कान में लगाने के बाद दोस्तों उसको हम लोग जो साउंड रहेगा, आसपास के इन्वायरमेंट में जो साउंड रहेगा वो हमारे कान में जाएगा, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में जाएगा। जिसका डेसिमल क्या रहता है, सुनने के डेसिमल से बहुत ही हाई रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, लो करते हैं, तो जो पूरा आइसोलेट हो जाता है कान, तो उसमें हम क्या करता है, साउंड नहीं जाता है। तो इस प्रकार हम लोग एयर पॉल्यूशन को या नॉइज़ पॉल्यूशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। एयर पॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, मास्क लगा के रखते हैं, और नॉइज़ पॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम ईयर प्लग लगा के रखते हैं प्लांट में। तो मैं भी दोस्तों एक इंजीनियर हूँ, मैं भी प्लांट में काम करता हूँ, इसी प्रकार हम लोग यूज़ करते हैं एयर प्लग का और डस्ट मास्क का, ताकि हम क्या है पॉल्यूशन से बच सकें। इंडस्ट्रियल मेथड वो बहुत ही पॉल्यूशन मेथड है, यानी कि आप फेरस इंडस्ट्रीज़ में जाइए या नॉन फेरस इंडस्ट्रीज़ में जाए, आपको पॉल्यूशन तो आना ही है। एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन तो ये होना ही है। तो दोस्तों 24 नंबर का क्वेश्चन कहता है, व्हाट डज द टाइम एंड वर्क स्टडी हेल्प टू इन प्रोडक्शन, यानी कि आपको प्रॉपर टाइम और स्टडी के साथ, यानी कि नॉलेज के साथ आपको क्या बनाना, प्लानिंग करना पड़ेगा, तो ही आप क्या बनाएंगे, प्रॉपरली प्रोडक्शन ले पाएंगे। तो इस प्रकार आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने में या प्लानिंग करने में, प्रोडक्शन प्लानिंग करने में, जिसको बोलते हैं PPC, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, टाइम का पता होना चाहिए कि कितना प्रोसेस में टाइम लगेगा। जैसे इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेस में हमको कितना कैपेसिटी का है, तो कितना टाइम लगेगा, तो उस प्रकार हम लोग 8 घंटे में प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें प्रोडक्शन निकालना है। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग वीडियो को एंड करेंगे, जो कि टाइम बहुत हो चुका है। कैन वी यूज़ रोबोट इन इंडस्ट्रीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हम बहुत ही अच्छा रहेगा कि क्या हम रोबोट को इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल सही क्वेश्चन है, हम लोग रोबोट को इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री यह रहता है, जो कि मेल्टिंग इंडस्ट्रीज रहता है, वो बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस रहता है, जहाँ पे हमें क्या करना है, हीट के पास में जाके हमको काम करना पड़ता है। जैसा हमें सैंपल निकालना है, इलेक्ट्रिक या LD प्रोसेस से हमको क्या निकालना, सैंपल निकालना, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमको ही फर्नेस के पास में जाके वहाँ से सैंपल लेके आना पड़ेगा। अगर हमें ये इस प्रोसेस के लिए हम लोग रोबोट लगा देंगे कि वो सैंपल को लेके आएगा, तो उसमें हमारा क्या रहेगा, चांसेस या और जो है सेफ्टी हमारा क्या है बढ़ जाएगा, यानी कि हम सब सेफ काम करने में बढ़ जाएंगे। तो रोबोट को अगर नुकसान होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंसान को नुकसान होगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम में हम लोग फंस सकते हैं। तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए रोबोट ही बहुत ही ज़रूरी है, या ऑटोमेशन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए, स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए या फिर नॉन फेरस या फेरस इंडस्ट्रीज़ के लिए दोनों एक ही प्रोसेस है, दोनों में ही हीट का ही काम रहता है, यानी कि हाई फ्यूल का ज़रूरत रहता है। तो इस हीट वाले एरिया में हमको क्या करना है दोस्तों, हमें रोबोट का यूज़ कर सकते हैं डिफ़िकल्टी एरिया में, जहाँ पे हमें हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो, जो कि है 25 क्वेश्चन, जो कि नॉन फेरस से है और फेरस से भी रिलेटेड है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही हम लोग दोस्तों और भी मेटलर्जी से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहेंगे, और मेटलर्जी से रिलेटेड हम लोग क्या है इधर ज्ञान का भंडार बनाएंगे। हमारा ये जो चैनल है मेटलर्जी के लिए बनाया गया है। मैं एक मेटलर्जिस्ट हूँ, इसलिए आपको मेटलर्जी के बारे में पूरा सिखाऊंगा, पूरा बताऊंगा, प्लांट में क्या होता है क्या नहीं होता है, और पूरा प्रोसेस जो मेटलर्जिस्ट प्रोसेस है उसको आपको नॉलेज से भरपूर करूँगा। तो हमारे चैनल में बने रहिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।